तो आज हम लोग PI3 काइनेज पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में इस काइनेज पाथवे को समझने के लिए टेक्स्ट वाले आइटम पढ़ने से पहले हम लोग डायग्राम पे ही चलते हैं सीधे। एक बार वहाँ पे समझ लेंगे तो फिर माइनर डिटेल्स समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बेसिकली PI3 काइनेज जो है वो करता क्या है, क्योंकि यही पाथवे हमको देखना है। तो होता ये है कि जैसे मेम्ब्रेन में ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल लिपिड जो है वो इंटीग्रेटेड रहता है इनटू द इनर लेयर। अब इस फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल को कैटेलाइज करके कन्वर्ट करने में, और कन्वर्ट ये किससे करता है, किस फॉर्म में करता है, दिस इज़ कॉल्ड PIP। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अभी फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन PI3 काइनेज का जब एक्शन इसके ऊपर होता है तो एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो पहले ये PI था यहाँ पे, अब यहाँ पे PIP हो गया, यानी कि फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल फॉस्फेट। इसी तरह से PI4 फॉस्फेट, यहाँ पे देखिए एक फॉस्फेट तो पहले वाले का ही है, दूसरा फॉस्फेट और अटैच हो गया एट दी 4th कार्बन। यहाँ पे भी कई सारे काइनेजेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली PI3 काइनेज को ही हमें समझना है, इसी की कैटालिटिक एक्टिविटी समझनी है। तो दोनों तरफ फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, मतलब दोनों रिएक्शंस पैरेलल दिखाई गई हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब PI4 फॉस्फेट तैयार हो गया, इसकी भी कैटालिसिस जो है वो PI3 काइनेज करेगा, और उसके बाद एक और फॉस्फेट यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे रिंग की अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा PIP2 यहाँ पे, यानी कि फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल तो है ही है, 3,4 बिस फॉस्फेट बन गया। अब ऊपर वापस आते हैं। ऊपर यहाँ पे फिर कोई और काइनेज जो है वो इन्वॉल्व होगा, जिसको मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। इस काइनेज की वजह से ऊपर भी PIP2 बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो लोकेशन है वो अलग अलग है फॉस्फेट की। तो यहाँ पे चौथी पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है और फिर पांचवी पे लगा दिया इस वाले काइनेज ने। तो ये हो गया PIP2। जब इस PIP2 पे PI3 काइनेज वापस से एक्ट करेगा तो एक और फॉस्फेट ये PI3 काइनेज अटैच कर देगा, और वो होगा तीसरे पोजीशन पे। तो तीसरे पोजीशन पे ही PI3 काइनेज जो है वो एक्ट कर रहा है, फॉस्फेट को अटैच कर रहा है। यहाँ पे अब हमको मिला PIP3, यानी कि फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 3,4,5 ट्रिस फॉस्फेट। ये हमको मॉलिक्यूल मिल गया। ऑरेंज में ये मॉलिक्यूल दिखाया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की फर्दर सिग्नलिंग प्रोसेस में। यहाँ पे अगर हम PIP2 देखें तो ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि अब PIP2 जो कि मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, इस पे ये फॉस्फोलाइपेज C एक्ट करता है और इसको तोड़ देता है डाई एसिल ग्लिसरॉल में और IP3 में। डाई एसिल ग्लिसरॉल अगर आप याद करें तो मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड रहता था, जबकि IP3 एक स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल था जो कि साइटोसॉल में आ जाता था, और उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज कराता था। तो इसकी वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन जो है साइटोप्लाज्म में बढ़ जाता था और उसके इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पे मेन पॉइंट हमको देखना यह है कि PIP3 का जनरेशन कैसे हो रहा है बाय दी PI3 काइनेज। तो इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे हम मैकेनिज्म पे चलते हैं कि कैसे एक्चुअली में PI3 काइनेज की मैकेनिज्म रन होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सर्वाइवल सिग्नल जो है वो आ रहा है यहाँ पे। सर्वाइवल सिग्नल का मतलब कि देखो, सेल के लिए सेल की ग्रोथ होनी हो, डेवलपमेंट होना हो, या सेल को सर्वाइव करना हो, उसके लिए अलग अलग सिग्नल मॉलिक्यूल्स या अलग अलग लिगैंड मॉलिक्यूल्स जिम्मेदार होते हैं उन प्रोसेसेस को एक्टिवेट करने के लिए।
तो एक सर्वाइवल सिग्नल यहाँ पे आया और वो बाइंड किया आरटीके से। तो ये बेसिकली दिस इज आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आरटीके से जब ये सिग्नल बाइंड करता है तो आरटीके एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑटो क्या मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट कर देता है। ये फॉस्फोराइलेशन के बाद एक्टिवेट हो जाता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो एक्टिवेटेड आरटीके में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, ये PI3 काइनेज को रिक्रूट करता है और उसको भी फॉस्फोराइलेट कर देता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड PI3 काइनेज में। अब ये जब PI3 काइनेज एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, अभी हमने ऊपर मैकेनिज्म पूरी देखी। PIP2 जो है, PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट कर देता है। जब PIP3 का फॉर्मेशन हो गया तो PIP3 के फॉर्मेशन के बाद एक्चुअली में ये जो PIP3 है ये क्या करता है, दिस PIP3 एक्ट्स एज डॉकिंग साइट। डॉकिंग साइट किसके लिए? कुछ और प्रोटीन्स के लिए, स्पेशली फॉर अदर सेरीन थ्रियोनिन काइनेसेस। और वो सेरीन थ्रियोनिन काइनेसेस कौन कौन से हैं? वो सेरीन थ्रियोनिन काइनेसेस हैं PDK1 और AKT। इन दोनों ही काइनेसेस के पास pH डोमेन होता है। इसी pH डोमेन की हेल्प से ये दोनों PDK1 और AKT ये PIP3 से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये PIP3 है और इससे ये PDK1 अटैच हो गया और ये भी PIP3 है, इससे ये अटैच हो गया AKT। इतना होने के बाद क्या होता है कि ये दोनों PDK1 और AKT एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो उसके बाद एक तीसरा काइनेज जिसको हम mTOR कहते हैं, mTOR इन कॉम्प्लेक्स 2, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं mTORC2। ये जो होता है ये तीसरा काइनेज है जो बेसिकली क्या करता है, AKT, ये जो ग्रीन वाली प्रोटीन है दिस वन, इस AKT के सेरीन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करता है। तो सेरीन फॉस्फोराइलेशन, जब सेरीन फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो इस AKT में एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है और उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के बाद जो PDK1 है, ये ब्राउन वाला दिस वन, ये ब्राउन वाला जो है ये फिर एक थ्रियोनीन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करता है। तो थ्रियोनीन फॉस्फोराइलेशन, तो सेरीन फॉस्फोराइलेशन जो है वो कौन कर रहा है, mTOR2। उसके बाद अगले स्टेप में थ्रियोनीन फॉस्फोराइलेशन कौन कर रहा है, PDK1 ब्राउन वाला। और ये दोनों किस में हो रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, ग्रीन वाले में, यानी कि AKT में। जब दोनों फॉस्फोराइलेशन हो जाते हैं तो AKT जो है, AKT काइनेज जो है वो डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में चला आता है। साइटोप्लाज्म में पहुंच के ये चूंकि फॉस्फोराइलेशन हो गया तो एक्टिव AKT में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो ये फर्दर टारगेट प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिखाया गया है बैड प्रोटीन का। ये बैड प्रोटीन जो है ये एसोसिएटेड रहती है एक एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन से। ये रेड कलर वाली जो है वो एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन है, इससे बैड प्रोटीन एसोसिएटेड है।
इसका मतलब ये हो गया कि एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, यानी एपोप्टोसिस को इनहिबिट नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही ये एक्टिव एकेटी आएगा, ये एक्टिव एकेटी बेसिकली क्या करेगा, इस बैड प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा। बैड प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोराइलेशन ऑफ बैड प्रोटीन जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगी, ये डिसोसिएट हो जाएगी फ्रॉम दिस रेड प्रोटीन विच इज़ एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन। अब बैड प्रोटीन अलग चली गई और ये इनहिबिटरी एपोप्टोसिस प्रोटीन जो है वो अलग हो गई। जैसे ही एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन अलग होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है और फिर ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देती है। इसका मतलब सेल के सर्वाइवल को बढ़ा देती है। ये जो फॉस्फोराइलेटेड बैड है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है और इस फॉस्फोराइलेटेड बैड को इसी स्टेट में बनाए रखने के लिए एक और प्रोटीन 14-33 प्रोटीन जो है, जो कि साइटोसोलिक प्रोटीन है और लगभग हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक यूबिक्विटस साइटोसोलिक प्रोटीन, ये इससे एसोसिएट हो जाती है और बैड को इनएक्टिव स्टेट में ही बनाए रखती है। तो ये पूरा PI3 काइनेज का पाथवे आपने देखा। अब माइनर डिटेल्स इसकी ज़रा हम समझ लेते हैं। एक ओवरव्यू हमको मिल गया। तो अब देखिए PI3 काइनेज कैसे रन करता है, पाथवे कैसे रन करता है। तो सबसे पहले तो RTK जो है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होने चाहिए और वो कैसे एक्टिवेट होंगे, लिगैंड बाइंडिंग से। तो जिस तरीके के रिस्पांस का लिगैंड होगा उसी तरीके का रिस्पांस सेल में मिलेगा। जैसे हमने जो एग्जांपल अभी बताया आपको, उसमें सेल सर्वाइवल का रिस्पांस था। अब ये जो PI3 काइनेज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटाइड 3 काइनेज, PI3 काइनेज। ये करता क्या है, तो ये बाइंड करता है फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू से इन दी साइटोसोलिक डोमेन ऑफ एक्टिवेटेड RTKs। तो ये स्टेप हम देख ही चुके हैं कि लिगैंड बाइंडिंग से RTK एक्टिवेट हुआ और उसके साइटोसोलिक डोमेन में फॉस्फोराइलेशन हुआ तो फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यूज मिले या डॉकिंग साइट्स बनी। इन डॉकिंग साइट से ये PI3 काइनेज आके एसोसिएट हो गया। इसके बाद ये जो PI3 काइनेज है, ये क्या करेगा, चूंकि काइनेज है तो ये भी फॉस्फोराइलेशन करेगा। लेकिन ये किसका फॉस्फोराइलेशन करता है, ये इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स का फॉस्फोराइलेशन करता है, प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। PI3 काइनेज जो है वो इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स का फॉस्फोराइलेशन करता है और ये इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पाए जाते हैं, इनर लेयर ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन ये नहीं करेगा। अच्छा, अब ये जो PI3 काइनेज है, इसको एक्टिवेट करने के लिए RTK रिसेप्टर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है या GPCRs के थ्रू भी ये PI3 काइनेजेस एक्टिवेट हो सकते हैं। तो दोनों, चाहे RTK हो चाहे GPCRs हो, ये दोनों के दोनों जब लिगैंड बाइंडिंग में होगी तो अल्टीमेटली ये PI3 काइनेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल की हम अगर बात कर लें तो ये एक यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड है। यूनिक किस सेंस में है, क्योंकि इट कैन अंडरगो रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फोराइलेशन और फिर डीफॉस्फोराइलेशन दोनों हो सकता है इसमें एट मल्टीपल साइट्स। कहाँ पे, ऑन इट्स इनोसिटोल हेड ग्रुप। अब लिपिड का तो आप जनरल स्ट्रक्चर जान ही रहे हैं, इस तरह से ये टेल हो गया और ये हेड ग्रुप हो गया। तो इसी हेड ग्रुप पे फॉस्फोराइलेशन जो है इसका होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर दें। अब उससे फ़ायदा क्या, उससे होता क्या है, जब हेड ग्रुप का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इनोसिटोल हेड का, तो इससे कई तरीके के जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल लिपिड्स, क्योंकि मल्टीपल साइट्स हैं यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की, तो अलग अलग साइट्स पे जब फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हेड पे होता है तो वैरायटी ऑफ
फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल लिपिड्स मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोइनोसिटाइड्स। तो फॉस्फोइनोसिटाइड्स और कुछ नहीं है, ये फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल्स हैं, नथिंग एल्स। अब देखिए PI3 काइनेज जो है वो कैसे एक्टिवेट हुआ था, RTK या GPCR की हेल्प से। तो एक बार जब ये एक्टिवेट हो गया PI3 काइनेज, तो उसके बाद ये क्या करता है, इट कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ, दो चीज़ों को ये बनाता है, PI3,4 बिसफॉस्फेट या PI3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट। जनरली ये PI3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको ऑरेंज में दिखाया था डायग्राम में, अगर याद हो आपको फिर से देख लीजिएगा, अभी दिखाएंगे नीचे। अब ये दोनों PI3,4 बिसफॉस्फेट या PI3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट, ये दोनों के दोनों डॉकिंग साइट की तरह एक्ट करते हैं कई सारे सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स के लिए। और इन सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स में एक एग्जांपल जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास PKB। इसी PKB को हम AKT कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, PKB कहिए AKT कहिए, बात वही है। इतनी बात हो गई। अब नोट में हम देखते हैं, नोट की क्या है अलग से पॉइंट एक, कुछ PI3 काइनेजेस ऐसे होते हैं जो कि बीटा गामा कॉम्प्लेक्स ऑफ G प्रोटीन से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमने ऊपर बता ही दिया है कि या तो एक्टिवेटेड RTK या एक्टिवेटेड GPCR, ये दोनों PI3 काइनेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। GPCR के केस में एक्चुअल एक्टिवेशन कैसे होता है, बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से। जनरली हम देखते थे कि अल्फा वाला जो पार्ट G प्रोटीन का था वो एक्टिवेट करता था, लेकिन यहाँ पे बीटा गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो PI3 काइनेज को एक्टिवेट करता है। तो ये G प्रोटीन का बीटा गामा कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कब होता है, ये डिसोसिएट होता है जब GPCR यानी इससे एसोसिएटेड जो रिसेप्टर है वो लिगैंड बाइंडिंग से एक्टिवेट हो रहा हो। तो ये सारी मैकेनिज्म पहले कवर कर चुके हैं हम। चलिए अब आते हैं PKB पे। ये जो PKB हमने बताया आपको, इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। तो PKB का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन काइनेज B। इसको हम AKT के नाम से भी जानते हैं। AKT में AK जो है वो है माउस स्ट्रेन, जिसमें इसको डिस्कवर किया गया था। T स्टैंड्स हियर फॉर थाइमोमा। तो थाइमोमा क्या है, इट इज़ अ कार्सिनोमा ऑफ थाइमस। थाइमस का जो कैंसर होता है उसको थाइमोमा कहते हैं। तो AKT का ये हो गया जानकारी। अब ये PKB या AKT जो है ये क्या है, बेसिकली एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ये कहाँ बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू डॉकिंग साइट ऑफ PI3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट, या शॉर्ट में इसको हम PIP3 कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो PIP3 से ये बाइंड कर जाता है डॉकिंग साइट पे उसकी। अब इस PKB में दो डोमेन्स होते हैं, एक तो इसका जो काइनेज डोमेन है जिसकी वजह से ये अपनी काइनेज एक्टिविटी या फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी शो करेगा। दूसरा इसमें पीएच डोमेन है जो हमने देख लिया नीचे डायग्राम में। तो पीकेबी के पास जो पीएच डोमेन है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, प्लेक्सट्रिन होमोलॉजी। तो ये जो प्लेक्सट्रिन होमोलॉजी डोमेन है बड़ा अहम रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, ये पीएच डोमेन जो है इट बाइंड्स टाइटली टू थर्ड फॉस्फेट इन PIP3 या PI3,4,5 ट्रिसफॉस्फेट। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो बाइंडिंग की है इसकी वो PIP3 के तीसरे फॉस्फेट से है। अब वापस से PKB की अगर हम बात करें तो PKB कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसॉल में। कब, जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, और जब एक्टिव हो जाता है या एक्टिव स्टेट में होता है। और कैसे होता है एक्टिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट में होता है जब ये PIP3 से बाइंड करता है। और PIP3 से ये कब बाइंड करेगा, जब PIP3 का कंसंट्रेशन जो है वो सेल में बढ़ेगा, और बाइंड करने के बाद ये लोकलाइज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये हमने देख लिया कि PKB जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आकर एसोसिएट हो गया था। तो ये तो एक काइनेज की हमने बात कर ली जिसके पास पीएच डोमेन है।
अब दूसरा काइनेज PDK1, PDK1 जो है उसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोसिटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 1। इसको रिक्रूट करने की जिम्मेदारी PIP3 की होती है। PDK1 के पास भी एक pH डोमेन होता है जिसकी हेल्प से ये PIP3 से भी बाइंड करता है। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा था, एक्टिव PDK1 और mTORC2। mTORC का फुल फॉर्म क्या है, मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 2। तो PDK1 और mTORC2 ये दोनों के दोनों मिल के PKB का फॉस्फोराइलेशन करेंगे। और याद हो आपको, तो mTORC2 जो था वो सेरीन रेसिड्यू पे पहले फॉस्फोराइलेट कर रहा था, जिससे AKT या PKB में कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। उसके बाद PDK1 ने थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेट किया, जिससे PKB पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया, PKB या AKT जो आप कहें। जब PKB एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, फिर ये फुल्ली एक्टिव PKB उसके बाद डिसोसिएट हो गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और कई सारी टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट किया। कहाँ कहाँ पे कर सकता है फॉस्फोराइलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी कर सकता है, साइटोसॉल में भी कर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर भी ये फॉस्फोराइलेशन कर सकता है PKB। वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम इफेक्ट क्या आता है PKB का या PKB द्वारा फॉस्फोराइलेशन का इफेक्ट, ये आता है मोस्ट ऑफ द टारगेट्स पे कि ये उनको इनएक्टिवेट कर देता है, जैसा कि हमने अभी नीचे एग्जांपल में देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे आप देखिए, ये जो बैड प्रोटीन थी, इसको फॉस्फोराइलेट जैसे ही किया AKT या PKB ने, तो बैड प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव बैड में कन्वर्ट हो गई। तो मोस्ट ऑफ द इफेक्ट इसके क्या आ रहे हैं, इनएक्टिवेशन वाले आ रहे हैं, किसके, PKB या AKT के। तो इस तरीके से ये वाला डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें आगे के स्टेप्स यहाँ से नहीं दिखाए गए हैं। और ये जो डायग्राम है ये आपको समझ में आएगा जब नेक्स्ट टॉपिक हम इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे और उसके बाद PI3 काइनेज AKT mTOR पाथवे पढ़ाएंगे, तो उसमें ये वाला डायग्राम जो है वो इस्तेमाल होगा। सो दिस वाज अबाउट PI3 काइनेज पाथवे।